पाएं हर खबर सबसे पहले सिर्फ लाइव टुडे पर। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। सीएम योगी के मेरठ दौरे में देरी, खराब मौसम के चलते हेलीकॉप्टर वापस लौटा। गाजियाबाद से सड़क मार्ग से सीएम मेरठ रवाना। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात के बाद किसानों ने खोला दिल्ली नोएडा बॉर्डर। 12 दिन से बंद था चिल्ला बॉर्डर, 14 दिन को भूख हड़ताल। चिल्ला बॉर्डर खुलने से भाकियों का भानु गुट नाराज। प्रदेश अध्यक्ष बॉर्डर पर भूख हड़ताल पर बैठे, राष्ट्रीय और प्रदेश अध्यक्ष आमने सामने। किसान आंदोलन के चलते पश्चिमी यूपी में अलर्ट जारी, मुख्यालय से एहतियात बरतने के निर्देश। गाजियाबाद, बागपत, हापुड़, मेरठ में अलर्ट। संसद हमले की 19वीं बरसी आज। संसद भवन पहुंचकर उपराष्ट्रपति, पीएम मोदी समेत कई नेताओं ने श्रद्धांजलि अर्पित की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ में 22 दिसंबर को 17 मंजिला सैन्य अस्पताल का करेंगे शिलान्यास। हेलीपैड समेत हाईटेक सुविधाओं से होगा लैस। महोबा में बीजेपी विधायक ब्रजभूषण राजपूत पर हमला, 4 नकाबपोश बदमाशों ने की फायरिंग। विधायक के पीए, कार ड्राइवर बाल बाल बचे। जेसीपी नवीन अरोड़ा की फर्जी फेसबुक आईडी बनी। नवीन अरोड़ा ने फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार न करने की सलाह दी। हाथरस कांड का मास्टरमाइंड पीएफआई का महासचिव गिरफ्तार। पुलिस ने रऊफ शरीफ को तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट से पकड़ा। एसटीएफ को थी तलाश। प्रयागराज में डबल मर्डर की वारदात से सनसनी, बदमाशों ने मां बेटी की धारदार हथियार से की निर्मम हत्या। भारी संख्या में पुलिस फोर्स मौके पर। शामली में डीआईजी ने कोतवाली का किया निरीक्षण, व्यवस्थाओं का जायजा लिया। कागजी कार्रवाई पूरी न होने पर नाराजगी जताई। भदोही में अधेड़ की गला रेत कर हत्या, पारिवारिक विवाद के चलते हत्या की आशंका। मामले की छानबीन में जुटी पुलिस। फर्रुखाबाद में बदमाशों के हौसले बुलंद, दबंगों ने खेत से निकाला ट्रैक्टर। खेत मालिक पर किया जानलेवा हमला। उन्नाव में कोहरे का कहर, 2 कारों के बीच भीषण टक्कर, हादसे में 3 की मौत, 1 घायल। संगम नगरी प्रयागराज में बेखौफ बदमाश, डबल मर्डर की वारदात से सनसनी। मां बेटे की धारदार हथियार से हत्या। उत्तराखंड में कोरोना के 728 नए केस, 24 घंटे में 10 मरीजों की मौत। कुल संक्रमितों का आंकड़ा 81,949। 14 दिसंबर को सोमवती अमावस्या। हरिद्वार में गंगा स्नान पर प्रतिबंध नहीं, कोविड नियमों के साथ होगा गंगा स्नान। रुद्रप्रयाग में डीएमडी की समीक्षा बैठक, राजस्व कर्मचारियों को लंबित मामलों को जल्द निपटाने के निर्देश दिए। पहाड़ों पर बर्फबारी ने घटाया तापमान, मैदानी इलाकों में बढ़ी गलन। बेरीनाग, मुनस्यारी, धारचूला में बर्फ ही बर्फ। चमोली में बर्फबारी से सरोवर, ऊंची घाटियां। औली में बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे पर्यटक, बर्फीली वादियों का कर रहे दीदार। मसूरी में नगर पालिका की जमीन का निरीक्षण, अटल बिहारी की मूर्ति लगाने की कवायद तेज। मंत्री मदन कौशिक रखेंगे आधारशिला। मसूरी में 3 बाइकों में लगी आग, लोगों में मचा हड़कंप। आग लगने के कारणों का पता नहीं। टिहरी डैम टॉप में शुरू हुई आवाजाही, लोगों ने ली राहत की सांस। 25 दिन बाद डैम टॉप से शुरू हुआ यातायात। टिहरी में राजनीति के साथ क्रिकेट में प्रतिभा संवारेंगे किशोर उपाध्याय। निर्धन परिवारों की बेटियों की करेंगे शादी। और उत्तराखंड में कुंभ की तैयारियां तेज, सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने दिए निर्देश। कुंभ में स्पेशल कोविड अफसर होगा तैनात। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। मैं हूं आपके साथ रति मिश्रा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत तमाम मंत्री और आला अधिकारी दौड़ लगाते नजर आए। दरअसल कांग्रेस सरकार के 2 साल पूरे होने के मौके पर इस वर्चुअल मैराथन का आयोजन किया गया,
जहां कोविड-19 के खतरे को देखते हुए आयोजन को वर्चुअली आयोजित किया गया। लोग अपने घरों के आसपास के मैदानों पर अकेले दौड़ते हुए वीडियो और फोटो सोशल मीडिया पर अपलोड करते रहे। समूह या भीड़ लगाकर दौड़ने पर मनाही रही। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी रायपुर में दौड़ लगाई और अपनी तस्वीर सोशल मीडिया पर साझा की। सीएम ने कहा कि मेरे साथ मेरे छत्तीसगढ़ की जनता और छत्तीसगढ़ का स्वाभिमान दौड़ रहा है और इस कार्यक्रम में मुख्य सचिव अमिताभ जैन और पुलिस महानिदेशक डीएम अवस्थी के साथ अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू, प्रधान मुख्य वन संरक्षक राकेश चतुर्वेदी शामिल रहे। रायपुर में डीजीपी डीएम अवस्थी ने वर्चुअल मैराथन में हिस्सा लिया और इस मौके पर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के आह्वान पर छत्तीसगढ़ के नागरिक बड़ी संख्या में वर्चुअल मैराथन में हिस्सा ले रहे हैं। इससे निश्चित ही लोगों में अच्छे स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता आएगी। वहीं इस दौरान उन्होंने कोरोना को लेकर भी लोगों से अलर्ट रहने की अपील की। ये छत्तीसगढ़ के अभिमान का, छत्तीसगढ़ के सम्मान का, छत्तीसगढ़ियों का सम्मान का बात है। 13 तारीख को रनवे छत्तीसगढ़, इसमें सभी लोग दौड़ लगा रहे हैं। 17 तारीख को भूपेश बघेल सरकार की 2 साल पूरे हो रहे हैं। उसमें सभी यहाँ के जो विकास हुए हैं 2 साल में, उन सबका बखान भी करेंगे। 13 दिसंबर को मैराथन का आयोजन छत्तीसगढ़ में किया गया है। सभी आज दौड़ रहे हैं अच्छे स्वास्थ्य के लिए। स्वास्थ्य छत्तीसगढ़ के लिए दौड़ने से स्वास्थ्य ठीक रहता है और स्वास्थ्य शरीर में ही स्वास्थ्य मस्तिष्क निवास करता है। राज्य शासन द्वारा नवा छत्तीसगढ़ के 2 साल पूरे होने पर वर्चुअल मैराथन दौड़ में मंत्रीगणों ने हिस्सा लिया। इसके साथ ही लोगों ने भी हिस्सा लिया। वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने राजधानी के शंकर नगर स्थित अपने निवास कार्यालय और उद्योग व वाणिज्य मंत्री कवासी लखमा ने अपने निवास कार्यालय से वर्चुअल मैराथन में हिस्सा लिया। इस मौके पर दोनों मंत्रीगणों के साथ वर्चुअल मैराथन दौड़ में वरिष्ठ अधिकारियों ने भी भाग लिया और लोगों को फिट रहने का संदेश दिया गया। आज संसद हमले की 19वीं बरसी है। 13 दिसंबर 2001 को आतंकियों ने देश की संसद पर हमला किया था और इस दौरान 5 बंदूकधारियों ने संसद परिसर पर हमला करके वहां अंधाधुंध गोलियां बरसाई थी। आज के दिन को याद करते हुए राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, पीएम मोदी ने शहीदों को वीरता को और उनके साहस को नमन करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की। बताते चले कि आज ही के दिन सन 2001 में संसद पर आतंकवादियों ने हमला किया था, जिसमें कई लोगों की जान चली गई थी। वहीं तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी शहीदों को नमन किया, उन्हें याद किया। 5 बंदूकधारियों ने संसद परिसर पर आज के दिन सन 2001 में यानी 19 साल पहले अंधाधुंध गोलियां बरसाई थी और आज उनकी वीरता को, उनकी शहादत को नमन किया गया, श्रद्धांजलि अर्पित की गई। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के अलावा राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश रॉय ने शहीदों को संसद परिसर में जाकर नमन किया, उन्हें श्रद्धांजलि दी। शहीदों को याद करते हुए राष्ट्रपति कोविंद ने कहा कि देश उन बहादुर शहीदों को कृतज्ञता पूर्वक याद करता है जिन्होंने 2001 में आज के दिन संसद की रक्षा करते हुए अपनी जान की बाजी लगा दी थी। बिजपुरी गौशाला में 1 दर्जन से अधिक निराश्रित गोवंश की मौत से हड़कंप मच गया। दरअसल पूरा मामला ग्राम बिजपुरी के गालव ऋषि गौशाला का है, जहां कांग्रेस प्रवक्ता एवं प्रभारी महासचिव डॉक्टर अनिल भारद्वाज ने इसका जायजा लिया। भारद्वाज ने कहा कि 1 दर्जन गायों की मौत से यह साबित हो गया है कि सरकार गौ संरक्षण के लिए कितनी संवेदनशील है। कितनी गाय मरी यहाँ पे? डॉक्टर बुलाने पर नहीं आई।
कितनी गाय मरी यहाँ पे? अभी 10 दिन के अंदर में 5-6 गाय मर गई हैं। अच्छा, लगभग 12 गाय मरने। 12 गाय। 12 गाय। अच्छा, यहाँ डॉक्टर जो तैनात है कभी आते हैं कि नहीं आते? नहीं आते। आपने कभी फोन किया उनको? काफी बार किया है, नहीं आए। ये बोल देते हैं अखिलेश की ड्यूटी है। हाँ। और अखिलेश से मेरी बात हुई नहीं है। आप यहीं के निवासी हैं? हम यहीं के निवासी हैं, इसी पंचायत के। क्या नाम है आपका? अजय भदौरिया। चारा आ रहा नहीं है, सफाई होता नहीं है, रोज पोए मर रहा है। अच्छा, 12 गाय मर गई? 12 मर गई। अच्छा, यहाँ पे जो है गौशाला में डॉक्टर आता ना कुछ आता? अभी जो जैसे लग रहा है कि गाय कुछ खा रही है, तो ये कब मंगाया गया था? ये आया सुबह, हम भर के लिए आए खुद। अच्छा, भर के लिए आए। और ये नर कंकाल जो थे कब उठाए गए? ये जो अभी गाय जो मर गई उनके जो हड्डियां थी सुबह उठाए गए। आज हमने कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल के तौर पर आज जिला कांग्रेस के निर्देशन पर बेजपुरी ग्राम में जो गालब ऋषि के नाम से जो गौशाला है उसका निरीक्षण किया। तो वहां जाते ही देखा एक तो कम से कम 1 फुट तक गंदगी थी जमीन से। ऐसा लग रहा था जैसे सालों से ये इसकी सफाई नहीं हुई, जबकि ये गौशाला महज 8-9 महीने पहले इसका निर्माण हुआ। हमारे पूर्व मंत्री लाखन सिंह यादव ने इसका निर्माण करवाया था। तो आज ये स्थिति थी, वहां पे 12 गाय मृत पड़ी मिली, जिसपे कई गाय को जो सब थे वो कुत्ते खा रहे थे और उन्होंने बिना पोस्टमार्टम के जबरदस्ती उसको उठवा दिया। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से एक दर्दनाक खबर सामने आ रही है, जहां देर रात एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। इस हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि शादी के बाद राजस्थान से देव दर्शन कर लौट रहे 2 नवयुगलों का वाहन को ओवरटेक कर रहे ट्रेलर ने टक्कर मार दी और इस भीषण सड़क हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई। 8 लोग गंभीर रूप से घायल हैं और एक ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। और फिलहाल यहां वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। आपकी आवाज, आपकी ताकत, आपका अपना न्यूज चैनल लाइव टुडे अब उपलब्ध है ZEE5 पर। अगर नौकरी में तरक्की न मिलने, आपसी संबंधों में खटास होने, घर वालों से सम्मान न मिलने या घर के निरंतर कलेश से हैं परेशान, तो कॉल करिए 9795777775 पर, जहां आचार्य धनंजय जी आपको देंगे हर समस्या का समाधान। देखिए नक्षत्र चक्र हर रोज सुबह 7:30 बजे सिर्फ लाइव टुडे पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। कानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सीओडी में तैनात कर्नल के खिलाफ रेप का केस दर्ज हुआ है। नीरज गहलोत के खिलाफ रेप का मुकदमा दर्ज किया गया है। दोस्त की रशियन मूल की पत्नी से रेप किया है। पार्टी के दौरान सरकारी बंगले में रेप किया। कर्नल ने मामले को दबाए रहे पुलिस और अधिकारी मीडिया के संज्ञान में आने के बाद मुकदमा दर्ज किया गया है। कैंट थाने में रेप के मामले में केस दर्ज हुआ है कर्नल के खिलाफ। तो कानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बताया जा रहा है कि इस पूरे मामले में को पुलिस ने दबाए रखा और जब मीडिया के संज्ञान में मामला आया उसके बाद मुकदमा दर्ज किया गया है कर्नल नीरज गहलोत के खिलाफ। अपनी दोस्त की रशियन मूल की पत्नी के साथ रेप किया कर्नल नीरज ने, जिसके बाद पुलिस और अधिकारी इस मामले को दबाए रहे और मीडिया के संज्ञान में आने के बाद मुकदमा दर्ज हुआ है कर्नल के खिलाफ कैंट थाना क्षेत्र में।
विकास सोलेमन हमारे सहयोगी कानपुर से इस पूरी खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। विकास, कर्नल के खिलाफ रेप का मुकदमा दर्ज हुआ है, क्या है पूरा मामला? अंतर्गत सीओडी आता है जो सेंट्रल ऑर्डिनेंस डिपो है, ये ऑर्डिनेंस का एक बहुत बड़ा हब है। यहाँ पे कर्नल नीरज गहलोत तैनात है, यहीं पे इनकी सर्विस हैगी। और इसके बाद कल इन्होंने एक पार्टी अपने घर पे रखी थी, जहाँ पे अपने दोस्त और उनकी वाइफ को भी पार्टी में बुलाया था। उसके बाद उन्होंने उनको ड्रिंक सर्व करी है। उसके बाद ड्रिंक सर्व करी है तो उसमें उन्होंने कुछ ऐसे नशीला पदार्थ मिला दी जिससे कि जो इनके दोस्त है वो बेहोश हो गए थे और जो उनकी पत्नी थी, रशियन मूल की जो कि उनकी पत्नी थी, उनके साथ इन्होंने रेप को अंजाम दिया है। उसके बाद जब ये होश में आए तो पत्नी ने इनको सारी घटना की जानकारी दी। उसके बाद ये थाने गए, कैंट थाने गए, वहां पर इन्होंने शिकायत दर्ज करी, लेकिन हिलावाली होती रही क्योंकि मामला कर्नल से जुड़ा हुआ था, ऑर्डिनेंस से जुड़ा हुआ था। उसका जब मीडिया के संज्ञान में आज आया है तो पुलिस ने पूरे मामले को छानबीन करके और मुकदमा दर्ज करते हुए कहा है कि अभी हम इनकी गिरफ्तारी अभी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, जो कि कर्नल अभी फरार है। और जो इनकी पत्नी थी पीड़िता, अभी इनका भी मेडिकल नहीं हो पाया है। विकास, लेकिन मुकदमा दर्ज करने में इतनी देरी क्यों की गई? क्या इसको लेकर कुछ बयान सामने आया पुलिस का? क्या आपकी बातचीत हो पाई है? देखिए, मामला पूरा डिफेंस से जुड़ा हुआ था, इसलिए पुलिस भी हिलावाली कर रही थी मुकदमा दर्ज करने में। लेकिन जब मीडिया के संज्ञान में आया तो पुलिस ने तत्परता दिखाई है, उसके बाद मुकदमा दर्ज कर लिया है। लेकिन अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है और न ही पीड़िता का मेडिकल हो पाया है। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका विकास। वहीं पीलीभीत में एक ही परिवार की दो सगी बहनों में लड़ाई होने के चलते एक नाबालिग ने फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया। इससे परिजनों में हड़कंप है। वहीं पूरा मामला बीसलपुर कोतवाली क्षेत्र के दुर्गा प्रसाद इलाके का बताया जा रहा है, जहां मामूली बात को लेकर बहनों में झगड़ा हो गया और उसके बाद गुस्से में आकर एक नाबालिग बहन ने कमरे में जाकर फांसी लगा ली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पंखे से नीचे उतारा और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। पापा आए, बोले लल्ली कहाँ आएगी? तो हमने के बहू ऊपर लेटी है। तो हम गए चाय के टेलर के लिए, तो सब देखो जाए तो वह के बाद ना खोल ली। तो हमने अपने भाई को बुला के लल्ला देखी है कि बाद ना खोल ली। अब बत्ती ही ना जो कुछ कमरा में दिखाई पड़ तो। हाँ, फिर क्या हुआ? फिर वे पुलिस करने गए, बोले साहब हमारे घर कुंडी ना खोल ली लड़की हमारी। तब ये लोग आए तो उनके दरवाजा खोलो तो वो देखा लड़की हमारी ने फांसी लगाई। नहीं, कितने साल की लड़की है? तो साहब 13-14 साल की। प्रयागराज में क्राइम का ग्राफ तेजी से बढ़ता जा रहा है। ताजा मामला सोराव थाना क्षेत्र से सामने आया है, जहां डबल मर्डर से सनसनी फैल गई। अज्ञात बदमाशों ने धारदार हथियार से मां और बेटी को मौत के घाट उतार दिया। वहीं डबल मर्डर की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। हत्या की वजह फिलहाल स्पष्ट नहीं हो पाई है। पुलिस आपसी रंजिश को आधार बनाकर मामले की तफ्तीश कर रही है। पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में भी लिया है, जिनसे पूछताछ जारी है। क्षेत्र के अंतर्गत सरायदीना नामक गांव में 2 शव मिलने की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई। पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम कराने की कार्रवाई की जा रही है। घटना के प्रारंभिक कारणों में जमीन का विवाद सामने आया है। इसमें पुलिस ने 2 संदिग्ध व्यक्तियों को अपनी हिरासत में ले लिया है। आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। देश में आहत और असंतुष्ट होने का दौर चल रहा है। एक तरफ दिल्ली की सीमा पर किसानों का आंदोलन जारी है, तो वहीं 11 दिसंबर को डॉक्टर्स ने भी हड़ताल कर दी। वजह है कि आयुर्वेदिक चिकित्सा का विरोध। आयुर्वेद डॉक्टर्स को सर्जरी का अधिकार देने के फैसले के खिलाफ आईएमए से जुड़े डॉक्टर हड़ताल पर चले गए और इसके बाद से सरकारी अस्पतालों में मरीजों की भीड़ लग गई। सहारनपुर के डॉक्टर्स भी सांकेतिक धरने पर हैं और सभी डॉक्टर कोरोना महामारी को देखते हुए अपने अस्पताल में बैठकर केवल इमरजेंसी मरीजों का ही इलाज कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ एलोपैथिक डॉक्टर अजय का कहना है कि आज का जो विषय है, हमें सांकेतिक धरना करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। सरकार एक नियम लाई है जिसके तहत मिस्कोपैथी या क्रॉसपैथी को भारत में लागू करना चाहते हैं। तो सभी आईएमए के अधिकारियों और पदाधिकारियों से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करते हैं कि इस बनाए गए सरकार के कानून में हमें सहयोग दें और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के लिए हमें कॉन्फ्रेंसिस में और मीटिंग्स में बुलाएं। हम लोग उनके जो है उनसे सहयोग की डिमांड कर रहे हैं। सर, आज जो हड़ताल आप लोगों द्वारा की गई है उसमें क्या मुद्दे हैं कि उसका क्या कारण है? आज जो आईएमए की केंद्रीय कार्य समिति के निर्देश पर
देश भर के आईएमए से जुड़े चिकित्सकों ने अपने को सांकेतिक एक धरने पर रखा है। इस सांकेतिक धरने में सिर्फ जो आउटडोर की सेवाएं हैं उनको आज के लिए स्थगित किया गया है, क्योंकि हम लोग को पता है हम कोविड महामारी से गुजर रहे हैं। ऐसे समय में पूरे अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए हम लोगों ने इमरजेंसी की सारी सेवाओं को और इमरजेंसी की सारी सर्जरी को सुचारू रखा। सहारनपुर परिक्षेत्र के डीआईजी उपेंद्र अग्रवाल ने शामली पहुंचकर कोतवाली का वार्षिक निरीक्षण किया और इस दौरान डीआईजी ने कोतवाली ऑफिस, कंप्यूटर रूम, महिला हेल्प डेस्क, हवालात और कोतवाली प्रांगण में बने आरक्षी बैरक और होमगार्ड बैरक का निरीक्षण किया। उन्होंने शामली पुलिस को कई दिशा निर्देश भी दिए। इसके अलावा कोतवाली में कागजी कार्रवाई पूरी न होने पर नाराजगी जाहिर की। कोतवाल प्रभारी सतपाल सिंह को निर्देश दिए कि जो भी कागजी कार्रवाई अधूरी है उसको पूरा किया जाए। करीब 1 घंटे तक डीआईजी ने कोतवाली का वार्षिक निरीक्षण किया और इसके बाद वापस सहारनपुर के लिए रवाना हो गए। अपनी काबिलियत के बल पर देश के स्टोक कांगड़ी शिविर पर पहुंचकर तिरंगा लहराकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करने के बाद अफ्रीका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी किलिमंजारो पर चढ़ाई करके तिरंगा लहराने वाले आयुष ने दुनिया भर में देश का नाम रोशन किया है। लॉकडाउन के बाद आयुष पहले भारतीय हैं जिन्होंने किलिमंजारो पर फतेह हासिल की है। रिपोर्ट देखिए। देश के लिए कुछ कर गुजरने का हौसला दिल में लिए निकल पड़ा अपने मंजिल की ओर। देश का झंडा सबसे ऊंची पहाड़ी पर फहराने का जज्बा और अपने इंस्ट्रक्टर से मिली प्रेरणा लेकर आयुष निकल पड़े थे। अफ्रीका के किलिमंजारो पर्वत की ओर। अफ्रीका के ग्लेशियर में ज्वालामुखी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पर तिरंगा फहराने वाला ये युवा बरेली का आयुष खरे है। -25 डिग्री तापमान पर किलिमंजारो पर्वत पर तिरंगे को लहराकर आयुष ने देश का नाम रोशन किया है। ऐसा करने में आयुष को लगभग 4.5 दिन का समय लगा। आयुष के मुताबिक अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए वो 24 घंटे में से सिर्फ 3 से 4 घंटे ही सोते थे। बर्फीला रास्ता और जानलेवा सर्द हवा से जूझते हुए आयुष ने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। किलिमंजारो पर्वत की ऊंचाई 5,895 मीटर है। आयुष खरे पेशे से मर्चेंट नेवी के कैडेट हैं। सर, अनुभव तो बहुत अच्छा था, क्योंकि देश का तिरंगा किसी दूसरे देश में जाके लहराना, उसकी सबसे ऊंची चोटी पे, ये अपने आप में बहुत प्राउड मोमेंट है किसी भी भारतीय के लिए। और मेरे लिए अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। डिफ़िकल्टीज काफ़ी आई क्योंकि मौसम बहुत ख़राब था, स्नोफॉल कंटिन्यूसली हो रहा था और काफ़ी ठंड थी। अप्रॉक्स -30 -25 के आसपास टेम्परेचर था, तो दिक्कतें तो काफ़ी आ रही थी। लेकिन जो मेरे गाइड थे, जिन्होंने हमेशा से मुझे आगे पुश करा, 360 एक्सप्लोरर्स के आनंद बंसोड़े सर, जो कि माउंट एवरेस्ट चढ़ चुके हैं, उनसे मुझे जो गाइडेंस मिली, जिस तरीके से उन्होंने मुझे आगे प्रोत्साहित करा और बताया कि विषम परिस्थितियों में भी कैसे मुझे आगे बढ़ना है, उससे मुझे काफ़ी हेल्प हुई। और आखिरी तक मैं लड़ता रहा और अपनी लक्ष्य तक पहुंचा। पहले भारतीय हो, कोविड के बाद जब आपने वहाँ पे गए हैं, तिरंगा फहराया, किस तरह का अनुभव था जब विषम परिस्थिति थी, माइनस में टेम्परेचर था और हाथ में तिरंगा थे आपके? सर, विषम परिस्थितियाँ तो थी, लेकिन जैसे ही हाथ में तिरंगा आया ना, तो सारी जो तकलीफ़ें थी, जो दर्द हो रहा था, बॉडी पेन कर रही थी, स्ट्रेस था, वो सब 2 मिनट में चला गया। और जब जैसे ही तिरंगा हाथ में आया और मैं उसको आगे लेके बढ़ा, तो बस यही था कि आगे तक लेके जाना है और इसको वो स्थान मिलना चाहिए जो ये डिजर्व करता है। आयुष ने देश की सबसे कम उम्र में स्टॉक कांगड़ी शिखर पर चढ़ाई करने का रिकॉर्ड भी अपने नाम किया था, जिसके लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनको जगह दी गई थी। आयुष के मुताबिक इस कारनामे को करने के लिए उनको 3 माह तक कठिन परिश्रम करना पड़ा, जिसके बाद उन्होंने ये कारनामा कर दिखाया। किलिमंजारो पर फतेह करने के बाद अफ्रीका सरकार की तरफ से उनको सराहना पत्र भी हासिल हुआ। इतना ही नहीं, वहां जाकर उन्होंने देश के लिए वंदे मातरम के नारे भी लगाए। वंदे
मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। उनके इस कारनामे से उनके परिवार में खुशी का माहौल बना हुआ है। आयुष ने 5 दिसंबर को ये कारनामा कर दिखाया और उसके बाद 10 दिसंबर को इंडिया पहुंचे। बिल्कुल, ये बहुत ही गर्व की बात है हम सभी के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे ज़िले के लिए और हमारे परिवार के लिए। इतना बड़ा गौरव इस बच्चे ने दिलाया जिस वजह से हम सभी अभिभूत हैं और आगे भी यही आशा करते हैं कि और ऊंचाइयों पर जाए और देश का नाम रोशन करें। यही कहना चाहूँगी सर, बहुत अच्छा लग रहा है। देश का नाम रोशन किया, परिवार का नाम रोशन किया, हम सभी लोग बहुत खुश हैं। किस तरह का बचपन में इसका रवैया था कि आपको लगता था? बचपन से अच्छे था, खेल कूद में बहुत आगे थे, शैतान बहुत थे, सबके घर की शिकायतें आती थी, घर के सब खिड़की कितने शीशे तोड़े इन्होंने। अब सबको बहुत अच्छा लग रहा है, इन्होंने ये अचीवमेंट किया। आयुष के घर पर अभी लोगों को बधाइयां देने का तांता लगा हुआ है। आयुष भी इससे काफी खुश हैं और वो पश्चिम बंगाल के सत्यरूपा सिद्धांता के रिकॉर्ड को तोड़ना चाहते हैं, जिन्होंने 35 वर्ष की आयु में दुनिया की 7 सबसे ऊंची ज्वालामुखी पर्वत को फतेह किया है। आयुष इस रिकॉर्ड को अपने नाम करना चाहते हैं, साथ ही पर्वतारोहण में दुनिया में देश का नाम सबसे ऊंचा करना उनका सपना है। मर्चेंट नेवी में बतौर कैडेट अपने करियर को संवारने में जुटे आयुष खरे इस कामयाबी से परिवार को और खुद को भी गौरवान्वित महसूस करा रहे हैं। बरेली से अजय मिश्रा की रिपोर्ट, लाइव टुडे। और इसी के साथ बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लाइव टुडे।